हाय फ्रेंड्स, मैं हूं अंकित एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल करेक्ट सीएससी। फ्रेंड्स, आज हम प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया भारत के प्रधानमंत्री के बारे में डिस्कशन करेंगे। इसके पहले हमने भारत के राष्ट्रपति और भारत के उपराष्ट्रपति पे वीडियो बना रखा है। अगर आपने वो पार्ट नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक डाल दूंगा, आप देख सकते हैं। फ्रेंड्स, इससे रिलेटेड हम देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या हैं, आर्टिकल्स क्या कहते हैं प्राइम मिनिस्टर के बारे में, एंड प्राइम मिनिस्टर होने के लिए एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए और इनके वर्क एंड पावर क्या है, एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ इंडियन सिस्टम, यानी कि हमारी भारतीय जो व्यवस्था है, संसदीय व्यवस्था है, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, इसमें इनका क्या महत्व है, एंड वे फॉरवर्ड आगे की राह क्या हो, इन सब पे हम डिटेल से डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट पार्ट अगर हम देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन इससे रिलेटेड, तो जो हमारा संविधान है, संविधान का आर्टिकल 75 का फर्स्ट पार्ट कहता है कि राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति होगी और प्रधानमंत्री के सलाह पर अन्य मंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। यानी कि जब आम चुनाव होता है और आम चुनाव के बाद जिस पार्टी को सबसे ज़्यादा बहुमत मिलता है, उस पार्टी के सांसद जो होते हैं वो अपना लोकसभा का नेता चुनते हैं, यानी कि प्रधानमंत्री पद के लिए एक नेता चुनते हैं। उस नेता को ही प्रधानमंत्री बनाया जाता है और उनकी जो प्रधानमंत्री बनते हैं उनकी सलाह पर अन्य जो मंत्री हैं उनको राष्ट्रपति अपॉइंट करता है। और आर्टिकल 75 का जो पार्ट 2 है वो ये कहता है कि मंत्री व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के पद प्रसाद पर्यंत धारण करेंगे। यानी कि जो मंत्री हमारे यहाँ कलेक्टिव रूप से क्या होता है कि वो लोकसभा के प्रति अपनी निष्ठा व्यक्त करते हैं और व्यक्तिगत रूप में पर्सनली वो प्रेसिडेंट के लिए अपनी निष्ठा व्यक्त करते हैं। संविधान में कोई स्पष्ट प्रोविजन नहीं है कि ये आर्टिकल जैसे कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के बारे में हमने पढ़ा है कि स्पष्ट रूप से कुछ अनुच्छेद कहते हैं कि भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा, एक राष्ट्रपति होगा। ऐसा कोई हमारे यहाँ प्रोविजन नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली रूप में कई आर्टिकल्स ऐसे हैं जो प्रधानमंत्री के पद को प्रमुख बनाते हैं। और राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करेंगे, जबकि मंत्रिपरिषद का जो अध्यक्ष होगा वो प्रधानमंत्री होगा। ये दोनों बातें इसलिए लिखी गई हैं कि जो मंत्रिपरिषद के सलाह के अनुसार राष्ट्रपति कार्य करेगा, लेकिन मंत्रिपरिषद कौन सा निर्णय लेगा ये निर्धारित प्रधानमंत्री ही करेगा। ये यानी कि प्रधानमंत्री के कुछ विशेषाधिकार हैं जिन पर प्रधानमंत्री ही निर्णय करते हैं। एंड अगर हम उसके इससे वर्क एंड पावर से पहले एलिजिबिलिटी की बात करें तो एलिजिबिलिटी का भी संविधान में कोई वर्णन नहीं है, लेकिन सामान्य तौर पे एक परंपरा है, यही देखा जाता है कि जो व्यक्ति प्रधानमंत्री हो भारत का नागरिक हो और लोकसभा के सदस्य रखने की उम्र रखता हो। इसके अलावा उसके ऊपर कोई आपराधिक मुकदमे ना दर्ज हो, कोई आपराधिक पृष्ठभूमि का ना हो। हालांकि ये भी नहीं लिखा गया है, लेकिन अब चूंकि भारत का संवैधानिक पद है, महत्वपूर्ण पद है, तो उनका साफ स्वच्छ छवि का होना चाहिए और वो कोई दिवालिया वगैरह ना हो, मतलब मानसिक रूप से स्वस्थ हों। ये सब बातें हैं। अगर अब वर्क एंड पावर की बात करते हैं तो हमारे यहाँ जो भारतीय संवैधानिक व्यवस्था है उसमें राष्ट्रपति ही संवैधानिक प्रमुख है। कॉन्स्टिट्यूशनली जो हमारे यहाँ चीफ हैं वो प्रेसिडेंट हैं, बट जो रियल पावर है वो प्राइम मिनिस्टर को है। ये बात भी कॉन्स्टिट्यूशन में कही गई है। और चूंकि हमारे यहाँ इससे पहले हमें ये जानने लगा हो कि हमारे यहाँ ब्रिटेन का मॉडल अपनाया गया है, तो ब्रिटेन में भी यही मॉडल है। हालांकि ब्रिटेन में राजा का शासन होता है, राजा मतलब प्रमुख होता है, तो हमारे यहाँ राजा जैसी कोई व्यवस्था अपनाई नहीं गई। हमारे यहाँ राष्ट्रपति हैं जो कि अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं और इसी कारण हमारे यहाँ प्रधानमंत्री को प्रमुख शक्तियाँ दी गई, क्योंकि ब्रिटेन में भी प्रधानमंत्री को ही प्रमुख शक्ति है। और जो हमारे यहाँ प्रधानमंत्री होता है वो लोकसभा के नेता भी होते हैं। और किस व्यक्ति को मंत्रिमंडल में शामिल करना है, किसको कैबिनेट में शामिल करना है, चूँकि मंत्रिमंडल एक बड़ा समूह होता है, लगभग 65-70 लोगों का होता है, और जो कैबिनेट होता है वो 10 से 20 लोग का होता है। तो इसलिए इस संदर्भ में जो निर्णय होता है वो प्रधानमंत्री ही करेंगे, उनको कोई एडवाइस नहीं दे सकता वो किस व्यक्ति को अपॉइंट करना है, किस व्यक्ति को नहीं। इसका पूरा का पूरा स्पेशली पावर प्राइम मिनिस्टर के पास है। और मंत्रालय मंत्रियों के विभागों का भी बंटवारा प्रधानमंत्री ही करते हैं, किस मंत्री को कौन सा विभाग चाहिए। जैसे कि अगर आपको एग्जांपल मैं बताऊं तो लास्ट जब इनकी गवर्नमेंट थी, एनडीए गवर्नमेंट, तो उस समय हमारे यहाँ गृह मंत्री कौन थे? रक्षा मंत्री थे, लेकिन गृह मंत्री थे राजनाथ सिंह। लेकिन इस बार देखिए राजनाथ सिंह को रक्षा मंत्री बनाया गया है। पिछली गवर्नमेंट में जिस तरह रक्षा मंत्री श्री निर्मला सीतारमण थी, इस बार उनको वित्त मंत्री बनाया गया है। तो मतलब ये
जो है प्रधानमंत्री का पावर है कि वो किसी भी व्यक्ति को कोई भी मंत्रालय दे सकता है। इसके अलावा जब पुनर्गठन होता है एक ही सरकार में दोबारा जो है मंत्रालय मंत्रियों का जो है पुनः मंत्री बनाते हैं, तो उस दौरान भी कई मंत्री जो ऐसे होते हैं वर्तमान सरकार में हैं लेकिन उनके पद ले लिए जाते हैं, दूसरे को जो है मंत्री बनाया जाता है। और किसी भी मंत्री को मंत्रिमंडल से निकाल सकते हैं या उसके कार्यों का बंटवारा कर सकते हैं, ये प्रधानमंत्री कर सकता है। विभिन्न मंत्रालयों के मंत्रियों से उनके किए गए कार्यों की रिपोर्ट भी प्रधानमंत्री मंगवा सकते हैं कि उन्होंने कैसा कार्य किया। और प्रधानमंत्री ही सरकार का एजेंडा भी तय करता है अगर प्रधानमंत्री प्रमुख है। जैसे अभी जो सरकार है, जो इस सरकार जिस पार्टी से चुनकर आए हैं उनमें जो है देखा जाता है कि प्रधानमंत्री की फेस वैल्यू ज़्यादा है, क्योंकि उनके जो है नाम पे चुनाव वगैरह भी लड़ा जाता है, तो इसलिए काफ़ी ज़्यादा जो है प्रधानमंत्री अगर शक्तिशाली है तो उसका महत्व होता है। और इसके अलावा प्रधानमंत्री नीति आयोग, अंतर्राज्यीय परिषद, वन्यजीव बोर्ड, आपदा प्रबंधन बोर्ड, इन सब के जो अध्यक्ष भी होते हैं। इसके अलावा जो हमारे यहाँ बहुत कई जो है संवैधानिक संस्थाएं हैं या फिर जो बिना संविधान के कानून द्वारा भी बनाई गई हैं, इन सब में जो प्रमुख है उनकी नियुक्ति के लिए जो है प्रधानमंत्री एक सदस्य के रूप में काम करता है। कई जगह प्रमुख के रूप में भी कार्य करते हैं, जैसे कि आप देख लीजिए चुनाव आयोग की नियुक्ति हो या फिर सतर्कता आयोग की नियुक्ति हो या लोकपाल की नियुक्ति हो या किसी अन्य जैसे महत्वपूर्ण पद की नियुक्ति हो, तो इसमें प्रधानमंत्री का ही मेन रोल होता है। और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के निर्माण में भी प्रधानमंत्री की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जैसा कि आप जानते भी होंगे वर्तमान सरकार के जो प्रधानमंत्री हैं किस तरीके से जो है विदेश यात्राएं बहुत ज़्यादा करते हैं ताकि भारत का अन्य देशों के साथ संबंध जो है बेहतर हो। और कॉन्स्टिट्यूशनली ये कहा गया है कि प्रधानमंत्री का एक कर्तव्य है कि राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद के निर्णय के बारे में बताए और राष्ट्रपति के द्वारा किसी मामले पर पूछने जाने पर भी जानकारी दे। यानी कि एक प्रधानमंत्री चूंकि एक महत्वपूर्ण पद है तो इसलिए उनसे अपेक्षा की गई कि जब कोई विशेष महत्व के निर्णय हों तो वो राष्ट्रपति को जरूर बताएं। और अगर प्रधानमंत्री नहीं बताते हैं, राष्ट्रपति खुद पूछ रहे हैं, तो भी प्रधानमंत्री को बताया जाना चाहिए। जैसे कि अभी एक हफ्ता पहले प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जो है राष्ट्रपति के पास गए और उन्होंने भारत के जो ये कोविड-19 की एपिडेमिक सिचुएशन है, जो पेंडेमिक सिचुएशन है, इसके अलावा जो लद्दाख में इंडिया चाइना के बीच में क्राइसिस है, बॉर्डर क्राइसिस, उन सब को लेकर के राष्ट्रपति को बताया कि क्या क्या जो है इंडिया कर रहा है। और इसके अलावा राष्ट्रपति के प्रधानमंत्री के प्रति क्या कर्तव्य है उसको लेकर काफ़ी विवाद रहा है। देखिए इसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी बहुत पहले निर्णय दिया था और बीच बीच में काफ़ी मतलब ऐसे डिस्प्यूट रहते हैं कि राष्ट्रपति के प्रधानमंत्री के प्रति क्या कर्तव्य होना चाहिए। आमतौर पर ये समस्या तब आती है जब जिस पार्टी के मतलब राष्ट्रपति होते हैं और उस पार्टी दूसरे जो है प्रधानमंत्री नियुक्त होकर आ जाते हैं, तो ऐसी समस्या देखी जाती है। हालांकि हाल फिलहाल में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं रही है। और यदि सरकार अल्पमत में है तो राष्ट्रपति जो है उसको बहुमत साबित करने के लिए कह सकते हैं कि आप अपना जो है मेजॉरिटी साबित कीजिए। अब हम देखते हैं कि प्रधानमंत्री की अगर मौत हो जाए या मृत्यु हो जाए, देहांत हो जाए, तो फिर क्या हो सकता है। तो प्रधानमंत्री की मृत्यु के मामले में तत्काल रूप से राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के वरिष्ठ सदस्य को प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकते हैं, लेकिन उसके कुछ दिन बाद जो है फिर से आम चुनाव होगा। हालांकि इस परंपरा का 2 बार पालन किया गया। पहली बार जब जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हुई तो गुलजारीलाल नंदा को बनाया गया, और पुनः जब लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हुई तो गुलजारीलाल नंदा को बनाया गया। लेकिन जब तीसरी बार जो है इनकी इंदिरा गांधी की मृत्यु हुई तो इनके बेटे को जो है राजीव गांधी को बनाया गया, जो कि उस समय कैबिनेट में या फिर मंत्री थे भी नहीं। तो जरूरी नहीं कि इस परंपरा का पालन भी हो और किसी को भी मंत्री बना सकते हैं। उस समय कौन प्रधानमंत्री के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये देखा जाता है। और वर्तमान में हम देखते हैं प्रधानमंत्री की क्या स्थिति, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब तक के जो भारतीय शासन के इतिहास में देखा गया कि जब किसी एक दल का प्रधानमंत्री बनता है तो निर्णायक रूप से उसकी शक्तियों में वृद्धि हो जाती है, जैसे इंदिरा गांधी और नरेंद्र मोदी। आप देखिए कि हमारे देश में अगर अब तक शक्तिशाली प्रधानमंत्रियों की गणना की जाएगी तो इसमें इन 2 व्यक्तियों का नाम बहुत प्रमुखता से लिया जाता है, क्योंकि इनके शासनकाल के दौरान जो कार्य किए गए या जो अभी कर रहे हैं इनकी काफ़ी जो है मतलब प्रशंसा भी होती है, आलोचना भी होती है। अगर हम इंदिरा गांधी की बात करें तो इनके शासनकाल में जो है बड़े पैमाने पर बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, प्रिवी पर्स की समाप्ति की गई, उसी दौरान बांग्लादेश आज़ाद हुआ, भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ और परमाणु विस्फोट हुआ। और जो एक आलोचना की जाती है वो जो है आपातकाल को लेकर के आलोचना की जाती है। और नरेंद्र मोदी जी हैं तो इनके द्वारा भी इनकी कई निर्णयों की आलोचना की जाती है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि मजबूत निर्णय लेने वाले
व्यक्ति हैं, और 8 नवंबर को जब नोटबंदी हुई तो प्रधानमंत्री जी ने अकेले निर्णय ले लिया, जबकि इस प्रकार के निर्णय जो है कैबिनेट के सहयोगियों के साथ लिए जाने चाहिए। सेना अध्यक्ष की नियुक्ति हुई थी जो है 2018-19 में बिपिन रावत की, तो उसमें प्रधानमंत्री का डायरेक्ट जो है हस्तक्षेप देखा गया। और इतना ही नहीं, जब भारत के राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार के लिए चुनाव होना था तो उस दौरान श्री रामनाथ कोविंद के नाम को लेकर के प्रधानमंत्री ने ही प्रमुखता से रख दिया, जिस पर किसी ने आपत्ति नहीं व्यक्त की। तो इस तरीके से जब एक व्यक्ति का इन्फ्लुएंस बढ़ता है तो थोड़ा सा ये जो है ये निगेटिविटी को मतलब दर्शाता है, क्योंकि ये बहुत पॉजिटिविटी में नहीं है। और इसके अलावा जब गठबंधन की सरकार देखिएगी तो उसमें प्रधानमंत्रियों की शक्ति में कमी आती है। आप किसी का भी देख लीजिए, चंद्रशेखर थे प्रधानमंत्री, या फिर चरण सिंह, या जनता पार्टी की सरकार थी, या मनमोहन सिंह है, मनमोहन सिंह पे भी काफ़ी आरोप लगे। इन पे एक मूवी भी बनी, द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, उसमें तो बहुत तरीके से दिखाए गए हैं। लेकिन जो सामान्य रूप से चर्चा में रही वो कई बातें रही, जैसे प्रधानमंत्री पे कोल आवंटन वगैरह के घोटाले पे भी आरोप लगे, 2G स्पेक्ट्रम इनके मंत्री पे ही आरोप लगा था। और इसके अलावा प्रधानमंत्री कार्यालय से महत्वपूर्ण सूचनाएं जो है जिस पार्टी से वो चुन के आए थे उस पार्टी के किसी व्यक्ति को दी गई। तो इस तरीके के जो आरोप लगते हैं इतने बड़े पद पे, प्रधानमंत्री के पद पे लगना ही बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि प्रधानमंत्री हमारे यहाँ मेन पद है और कोई महत्वपूर्ण पद नहीं है, मतलब राष्ट्रपति वगैरह है, लेकिन जो वास्तविक प्रमुख है वो प्रधानमंत्री है, क्योंकि प्रधानमंत्री का बहुत ज़्यादा महत्व है। तो उन पर आरोप लग जाना ही एक खतरे का मतलब निशान है। और इसके अलावा जब पीएम कमज़ोर होते हैं तो पीएम के कमज़ोर होने से अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में भी जो है दिक्कत आती है। इसका एक उदाहरण आप 2009 में जब श्रीलंका में गृह युद्ध चल रहा था तो उस दौरान श्रीलंका ने भारत से मदद मांगी कि आप हमें जो है अपना जो है मदद कीजिए ताकि हम इस गृह युद्ध से टैकल कर सकें। लेकिन भारत ने उस दौरान मदद नहीं किया, क्योंकि क्या हुआ था कि तमिलनाडु की जो AIADMK पार्टी थी उसने कहा कि हम अपना बहुमत वापस कर लेंगे, क्योंकि तमिल और जो है वहाँ के जो निवासी थे श्रीलंका के, उनके बीच में युद्ध था वहाँ पे जो रहते हैं मतलब। तो इस कारण भारत ने मदद नहीं किया, जिसकी आज भी श्रीलंका जो है आलोचना करता है। तो इस तरीके से देखा जाता है कि जब गठबंधन की सरकार होती है तो न सिर्फ निर्णय लेने में दिक्कत आती है बल्कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। अगर आप इसका एक और एग्जाम्पल देखना चाहें तो पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा जो है तिस्ता नदी समझौता जो है बांग्लादेश के साथ क्रियान्वित नहीं किया जा सका, क्योंकि जो है पश्चिम बंगाल सरकार जो है इस पर हमेशा रोना लगाती है। और इसके अलावा वहीं जब प्रधानमंत्री मजबूत होते हैं तो निर्णय निर्माण में स्थायित्व तो रहता है, लेकिन इससे जो है क्या होता है कि एकल निर्णय लेने की जो है धारणा बढ़ती है। जैसे मोदी के द्वारा जो है नोटबंदी का निर्णय लिया गया, जो मैंने आपको बताया, आगे सेनाध्यक्ष वगैरह की नियुक्ति कई मामलों में देखा गया। और एक और जो है विपक्ष ऐसा आलोचना करता है कि मतलब जब प्रधानमंत्री ही वर्तमान में बहुत ज़्यादा विदेश नीति का निर्धारण कर रहे हैं तो विदेश मंत्री की क्या भूमिका है। तो ये बहुत ही जो है डिस्प्यूटेड पॉइंट है, क्योंकि प्रधानमंत्री भी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में प्रमुख रोल अपनाता है और विदेश मंत्री की भी नियुक्ति इसीलिए की जाती है ताकि वो विदेश के साथ भारत के संबंधों को मजबूत बनाए। और वर्तमान में प्रधानमंत्री के साथ जरूर इस तरीके से चीज़ें हैं कि वो विभिन्न देशों के साथ यात्रा करके संबंधों को मजबूत बनाते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री बनाए या विदेश मंत्री, बात तो एक ही है, भारत का संबंध जो है अच्छा हो रहा है। और अब हम देखते हैं निष्कर्ष क्या होना चाहिए। देखिए, हमें निष्कर्ष एक संतुलित देना है, क्योंकि भारत संसदीय व्यवस्था है, लोकतांत्रिक देश है। लोकतंत्र की एक बेसिक मीनिंग यही है कि लोगों के हाथ में शासन होना चाहिए और लोगों के द्वारा जो चुने गए प्रतिनिधि हैं, लोगों का मतलब यही कि लोगों के द्वारा जो चुने गए प्रतिनिधि, वो प्रतिनिधि लोकसभा में सांसद होते हैं और उन सांसदों के द्वारा जो है मंत्री बनते हैं उन्हीं में से, और उन्हीं में से कैबिनेट मंत्री बनते हैं। तो एटलीस्ट जो भी निर्णय हो वो प्रधानमंत्री अकेले न ले, कैबिनेट के साथ जो है मिल बैठकर जो है विचार करके निर्णय लिया जाए। तो हमारे भारतीय संसदीय व्यवस्था में मंत्रिमंडल शासन को अपनाया गया, जिसमें प्रधानमंत्री एक टीम यानी कैबिनेट के साथ कार्य करते हैं, क्योंकि लोकतांत्रिक देश में एक व्यक्ति के हाथ में जो है शासन का केंद्रित होना लोकतंत्र के लिए लाभदायक नहीं है। फ्रेंड्स, किसी भी आप शासन में देख लीजिए, जब भी एक व्यक्ति के हाथ में शासन केंद्रित हुआ तो इसका बहुत ज़्यादा जो है निगेटिव इम्पैक्ट पड़ा। आप किसी भी आप हिटलर, मुसोलिनी को सुन लीजिए कि उसमें भी जब एक व्यक्ति के हाथ में शासन केंद्रित हो गई तो कितना जो है वो बहुत बड़ा भयानक रूप ले लिया। तो इसलिए हमारे यहाँ एक बैलेंस जो है, चेक एंड बैलेंस का सिद्धांत अपनाया गया है, जिसमें प्रधानमंत्री एक टीम के रूप में कार्य करता है। फ्रेंड्स, आज की इस डिस्कशन में इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से बताइए, और जो है वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जल्द ही हम मिलते हैं नए वीडियो के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स।